हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में जैसा कि हम देखेंगे नीट 2020। जैसा कि संडे को एग्जाम आपका नीट का हुआ है तो उसका कुछ पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो ये आपका होपफुली पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी मतलब आज ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये आइए देखते हैं नीट का ये पार्ट 1, क्योंकि इसमें आपको टोटल होपफुली 40 क्वेश्चन है। तो 40 क्वेश्चन एक साथ इसमें नहीं हो पाएगा, तो 2 वीडियो हम इसका बना देंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं पेपर किस टाइप का था, टफर, इजी, मॉडरेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, इसमें कोई बड़ा लॉजिक लगाना है नहीं। आपको पूछ लिया है डायमेंशन फॉर्मूला और कुछ नहीं। डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा है और किसका, एक तो एनर्जी का और दूसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि कैपिटल जी, नॉट ए स्मॉल जी, कैपिटल जी। और ये दोनों का आपको रेशियो पूछ दिया, यानी कि आपसे क्या पूछा है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो और भी आपसे किसका, E/G का रेशियो। अब E क्या है, E आपको एनर्जी है और G क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एनर्जी का आपको पता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। आप याद रखें, देखिए एनर्जी के लिए आप हमेशा याद रखें, कोई भी एनर्जी तो है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जो वर्क डन होता है वही एनर्जी का। तो फोर्स का हमेशा आप याद रखें ml। तो ध्यान से देखिए, सिंपल सा बात है, फोर्स क्या होता है ma। तो ये क्वेश्चन आप वहां बना भी सकते थे, अगर आपको किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता है तो वहां पे क्रिएट भी कर ले। अब ध्यान से देखिए, हमको क्या पता है, एनर्जी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सिंपल सा बात है, हर एक क्वेश्चन आपका 1-1 मिनट का था, तो उसी टाइप का प्रॉब्लम भी आपको दिया हुआ एनर्जी है। तो एनर्जी कहाँ से आ जाएगा, सिंपल सा बात है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट दैट इज वर्क डन। और वर्क डन ही एनर्जी के फॉर्म में किसी में भी क्या रहता है, वही पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में रहता है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन, वही आपका क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है। तो वर्क डन के लिए हम क्या यूज करते हैं, F.S। तो ध्यान से देखिए, और जब भी इसका रहे तो आपको पता है मास का m और एक्सेलरेशन का आपको पता है L² T-2। तो ये किसका होता है, ये होता है फोर्स का। और आपको क्या चाहिए, वर्क डन, वहीं से आपका एनर्जी निकलेगा। और एनर्जी ही तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो ध्यान से देखिए, एनर्जी क्या हो जाता है, F.S। जैसे कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्वेश्चन आप वहां बना सकते थे, ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें इंपोर्टेंट, हम यही बताते हैं कि कंसेप्ट इंपोर्टेंट है, प्रॉब्लम कुछ भी यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता था। तो ध्यान से देखिए, हमको नहीं पता था कि इसका क्या होगा, तो बस इसको हम डिराइव किए कि एनर्जी है तो वर्क डन। तो वर्क डन से हम यहाँ से ये लिए हैं, तो ml² T-2, क्योंकि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L T-2, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो T-2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, मास के लिए m यूज करते हैं, L और T-2। तो ये किसके लिए हम यूज किए, फोर्स के लिए। हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये आपका होता है वर्क डन। और वर्क डन ही तो एनर्जी के फॉर्म में रहता है। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, L। तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एक और L से। और आपको क्या डॉट वॉट क्रॉस, वो तो आपको चेक नहीं करना है, आपको तो सिर्फ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करना है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो आपको तो ये नहीं चेक करना है डॉट है क्रॉस है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। तो ये आपका आ गया किसका, एनर्जी का। अब आपको क्या चाहिए, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जैसा कि पता है
कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी के बारे में आपसे पूछ रहा है। और कैपिटल जी कहाँ से आता है, तो सिंपल सा बात है, फोर्स वो भी आता है m1 इंटू m2। तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको हम लिख देते हैं ये आपका फोर्स है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। देखिए अपने आप कैंसिल हो जाएगा, आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। m1 इंटू m2 इंटू जी r1 का स्क्वायर, आपको क्या चाहिए, ये कैपिटल जी। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कैपिटल जी का आ जाएगा, तो ये आपका हो जाता है फोर्स। इसी फोर्स को कहते हैं कि दो मास के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका जो कांस्टेंट होता है उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए ये आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका ये जो जी है जो कांस्टेंट है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो जी का वैल्यू ऐसा आ जाएगा। आपको ये करने का जरूरत भी नहीं था। यहाँ से आप ध्यान से देखिए तो फोर्स रहने दीजिए ऊपर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। तो बस यहाँ पे रख देंगे, तो ये भी फोर्स है, तो फोर्स के जगह पे फोर्स रख लेते हैं, और जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे लिख देंगे। तो फोर्स और r1 का स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर, सिंपल सा बात है, रेडियस है तो l स्क्वायर, और यहाँ पे m1 m2 क्या है, डिवाइड में है, यानी कि यहाँ पे -2 हो जाएगा। ये ऊपर में जाएगा तो क्या हुआ, m1 का ये m और ये m स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो पावर -2। तो ध्यान से देखिए ये फोर्स से फोर्स, ये फोर्स का है तो ये फोर्स से फोर्स कैंसिल। अब आपका बचा क्या, अब आपका ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली फॉर्मूला आपका बचा क्या, आपको करने का जरूरत भी नहीं, फोर्स का भी आपको लिखने का जरूरत नहीं था, क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है, आपसे एग्जैक्ट वैल्यू तो पूछा नहीं है ना। एग्जाम में तो सिर्फ आपको अप्रोच इंपॉर्टेंट है ना, हम तो बस समझाने के लिए इतना समझा रहे हैं। आपको तो डायरेक्ट अप्रोच समझना चाहिए कि फोर्स चाहिए, फोर्स से फोर्स कैंसिल। अब यहाँ पे m स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और l से l कैंसिल हो जाएगा, तो l -1 रहेगा, और यहाँ पे अगर t दिया हुआ है तो t 0 हो जाएगा। आपसे तो बस इतना ही पूछा था, आपको अगर ये भी जरूरत नहीं है कि फोर्स से फोर्स कैंसिल हो गया, बस ये आपका हो जाएगा आंसर। सो दिस इज द होपफुली मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, नॉट इजी, इजी भी हम इसको नहीं कह सकते हैं। सो दिस इज टुवर्ड्स इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ये भी आपका मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, नॉट ए इजी क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसमें बस कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी हम आपको ऑप्शन तो एक एक करके देंगे नहीं, क्योंकि ऑप्शन देंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो यानी कि ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ प्रॉब्लम करवाए थे तो उसमें हमने कंसेप्ट यूज किए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x डायरेक्शन में हो, होपफुली यहां पे क्या कह रहा है कि प्रोपगेशन जो हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपगेशन हो रहा है वो किधर हो रहा है, x एक्सिस की तरफ है। सो दिस इज x एक्सिस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज मूव्स इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो ये हम बहुत ही एकदम इजीली कंसेप्ट से हम आपको बताए थे कि अगर आप ऐसा समझिए कि x एक्सिस में ये बोर्ड का ये पॉइंट अगर प्रोपगेशन कर रहा है और इसके एक परपेंडिकुलर ये है, ध्यान से देखिए ये आपस में परपेंडिकुलर है, बोर्ड का दोनों छोर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो अगर इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रहा है और ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ये हम बताए थे कंसेप्ट में कि अगर एक्स एक्सिस में कुछ भी आप ऐसा समझिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, ई फील्ड इधर हो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इधर अगर बी फील्ड हो मैग्नेटिक फील्ड हो, तो ये जो जेड डायरेक्शन होता है इधर प्रोपगेशन होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, magnetic field and electric field and the propagation of electromagnetic wave is mutually perpendicular to all of those। मतलब एक दूसरे पे ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है। बस ये कंसेप्ट आपको याद रखना था। आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन तो इसमें आपको प्रोपगेशन ऑफ वेव कह रहा है कि एक्स एक्सिस में है, और जैसा कि आपको दे रहा है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो कॉम्बिनेशन वही सही होगा जिसमें आपको परपेंडिकुलर होगा। तो ऑप्शन में आपको कुछ ऐसा दिया गया है
माइनस आई प्लस के, तो दोनों का अगर परपेंडिकुलर दो वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये क्वेश्चन एकदम पूरा ट्रिकी क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मतलब कि ए और बी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो आपसे ऐसे नहीं पूछा कि आप बताइए कि क्या ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, ये नहीं पूछा आपसे। आपसे क्या है कि इसका जो प्रोपगेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो प्रोपगेट कर रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई फील्ड और बी फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन इसका अगर हम डॉट निकालते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपस में सारा ऑल ऑफ दोज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सारे एक दूसरे पे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर अगर है तो उसका क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0। तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखिए ऑप्शन में किसका डॉट प्रोडक्ट करने पे 0 आ जाता है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको कुछ ऑप्शन दे दिया है यहाँ पे माइनस आई, और यहाँ पे आपको दे दिया हुआ है प्लस के, ऐसा कुछ ऑप्शन है। तो इधर प्लस और यहाँ पे आपका ऐसा कुछ ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसका डॉट कीजिएगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा, ये +1 और ये -1, तो ओवरऑल 0। तो ये आपका हो जाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि कंसेप्ट क्या था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 करना है। तो आप ही क्या सीखे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। यानी कि अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर वाई एक्सिस है तो ये आपका क्या होना चाहिए, जेड एक्सिस। तो क्या देखें, एक एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड हो, एक वाई एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड हो, और तो तीसरा को किधर होना चाहिए, जेड एक्सिस में। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। होपफुली दिस इज अ क्वेश्चन हम किए थे और उसी पे अगेन क्वेश्चन उसी पे पूछा है। तो जैसा कि पोटेंशियोमीटर पे बहुत सारा हम प्रॉब्लम किए थे, तो अगर वो आप देखे हो तो ये आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिए क्या इसमें कह रहा है कि इन ए पोटेंशियोमीटर ए EMF that is 1.5 volt gives balance point at the 36 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, जब उसका EMF 1.5 वोल्ट होता है तब जो बैलेंस पॉइंट उसको मिला वो 36 सेंटीमीटर लेंथ पे मिला। अब क्या कह रहा है कि अब हम सेल चेंज कर दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या किए, सेल चेंज किए, अनदर सेल ऑफ EMF दैट इज 2.5 वोल्ट रिप्लेसेस। अब हम रिप्लेस कर दिए उस, तो आप ऐसा समझिए कि एक पोटेंशियोमीटर है, इसमें हम सेल यूज किए हैं ऐसा, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, ये वगैरह वगैरह समझ लीजिए। और इसको हम किससे कनेक्ट कर रहे हैं, इससे कनेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट किए, फिर हम सेल चेंज कर लेते हैं ऐसा देखिए, और इसको लास्ट में हम कनेक्ट करते हैं यहां से। ये आपका टोटल लेंथ इसका कितना होता है, 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो ऐसा रहता है कुछ। आप क्या किए, अब इसको एक नल पॉइंट की तरफ शिफ्ट कराते हैं, ये नल पॉइंट। तो ये आपका होता है नल पॉइंट, और यहीं पे होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बैलेंस पॉइंट। इसको नल पॉइंट भी बोलिए या बैलेंस पॉइंट। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी है। तो क्या किए, एक पोटेंशियोमीटर किए और उसमें एक सेल यूज किए, उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कोई भी एब्सोल्यूट तो होता नहीं है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसमें जो आ रहा है, क्या आ रहा है, इसका टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर हम लेते हैं, ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो आपको बैलेंस पॉइंट कहाँ मिला, यानी कि नल पॉइंट किस पॉइंट पे मिला, ये आपका क्या होता है, जॉकी। ये जॉकी इस टाइप से मूव करता है और ये वहीं पे जाके रहता है जहां पे, तो ये आपका क्या आ गया, एक्स आ गया। अब ध्यान से देखिए, तो आपको कहा है कि नल पॉइंट जो मिला वो कहां पे मिला, 36 सेंटीमीटर पे मिला।
और ऐसा ही क्या करें, फिर हम अलग सेल यूज किए, मतलब सेल सिर्फ चेंज किए हैं, बाकी हम कुछ चेंज नहीं किए, सेल चेंज किए हैं। और यहाँ पे इसका खुद का भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दीजिए और इस टाइप से, हालांकि ये उस सर्किट में इंक्लूड नहीं होता, ये सब हम पहले बता चुके हैं। तो आइए, तो क्या होगा, अब क्या करेंगे, अब इसको हटा के हम दूसरा सेल यूज किए, तो दूसरा सेल यूज करेंगे तो क्या कुछ चेंज हो जाएगा? नहीं। और उसमें मैं बताए थे वर्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको टेन थीटा भी आप होपफुली समझ सकते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी चेंज नहीं करता है। आप क्या किए, आप सेल चेंज किए, अब दूसरा सेल कोई लगा दीजिए। अगर इस सेल का नाम E1 है, अब दूसरा एक सेल हम लगाएं, इसका EMF इसका 1.5 था, इसका EMF 2.5 है, इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, फिर सर्किट कुछ ऐसा ही बनेगा, इसका लेंथ टोटल फिर वही हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। फिर हम यहाँ यूज करेंगे सेल, इसका भी कुछ ना कुछ इंटरनल, फिर जॉकी को इस टाइप से मूव कराते हुए यहाँ लाएंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका बैलेंस पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि पोटेंशियोमीटर वाला कंसेप्ट आप ध्यान से देखिए, चेंज क्या किया, पहले क्या था, पहले यहाँ पे आपका 1.5 वोल्ट का था, अब यहाँ पे क्या हो गया 2.5 वोल्ट आ गया। और कुछ चेंज किया, नीचे वाला कुछ भी सर्किट चेंज किया नहीं। तो ये अब आपको ये जो नल पॉइंट है, अब फिर नल पॉइंट भी बदल जाएगा, नल पॉइंट या इसी को बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं, बैलेंस पॉइंट। तो इस बार क्या होगा, फिर बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा, और वही आपसे पूछा है। तो रही बात पोटेंशियल ग्रेडियंट की, वो चेंज कभी नहीं करता है, याद रखिएगा, ये आप चेंज कीजिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट तो चेंज नहीं करेगा। तो क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इसका हम क्या ले लेते हैं, सपोज डेट कुछ भी इसके ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो बैलेंस पॉइंट आपको मिल गया, तो बैलेंस पॉइंट इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम ले लेते हैं एक्स, एक्स जो है यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरह वर्क करेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और याद रखिएगा सेल चेंज करता है कंसेप्चुअली, ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी चेंज नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको हम कभी कभी टेन थीटा भी बोलते हैं, ये चेंज नहीं करता है। जैसे कि आप स्लोप जब बनाते हैं तो ये आपका 10 थीटा आता है, तो ऐसा पॉइंट वेरी करते रहता है, लेकिन ध्यान से देखिए इधर आपका हो जाएगा V और I का ग्राफ में जब देखते हैं तो दोनों क्या है, स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये आपका 10 थीटा होता है, ये कभी चेंज नहीं करता। तो वैसे ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कभी भी वेरी नहीं करता है। तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है कि दूसरा का आपको लेंथ अब निकालना है। तो अब लेंथ निकालना अब आसान है, आप समझिए कि आप क्या करेंगे, 1.5 वोल्ट, अब ये कब आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट सपोज डेट उसको हम एक्स ले लिए, और इसका पहले वाले का जो आया था बैलेंस पॉइंट वो कहाँ से आया था, 36 सेंटीमीटर पे आया था। अब दूसरे का सिंपल सा बात है, V बराबर IR, ये आपका पोटेंशियल दे रहा है, ये इसी कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। 30 सेंटीमीटर में आके वो नल पॉइंट आ गया और वो अपना रीडिंग पोटेंशियोमीटर शो किया एग्जैक्टली 2.5 वोल्ट जब रहेंगे तो उसका भी तो x ही पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा। एक्चुअली पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है, दो का रेशियो होता है, तो रेशियो तो कभी चेंज नहीं करेगा ना। ध्यान से देखिए, आप इस यहां से समझिए कि इधर अगर करंट है, इधर अगर v है, तो इसमें टेन थीटा कभी चेंज नहीं करेगा। ये स्लोप आगे बढ़ेगा लेकिन टेन थीटा, ऐसा नहीं कि ये थीटा छोटा है ये बड़ा है, ये उससे भी बड़ा, ये उससे भी बड़ा, नहीं, सब के लिए एक ही है। एंगल दोनों के बीच में जो होता है वही एंगल होता है। ऐसा नहीं कि ये 30 एंगल हो जाएगा और ये वाला एंगल बड़ा दिख रहा है तो ये 60 हो जाएगा, नहीं। यानी दोनों का रेशियो जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। यानी कि टोटल कितना है, 100 सेंटीमीटर, तो इसका क्या लेते हैं, लेंथ 36 सेंटीमीटर, जो कि आपको क्या आ रहा है यहाँ पे बैलेंस पॉइंट, उसको हम टोटल पॉइंट से डिवाइड कर देते हैं और उसको हम
किससे मल्टीप्लाई करते थे, ये आपका हो जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसी को लास्ट में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है v। जैसा कि आपको पता है v बराबर क्या होता है, v बराबर आपको पता है आई आर, तो उससे हम r से मल्टीप्लाई, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज कभी नहीं करेगा। बस अब क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अब आपसे कह रहा है कि दूसरे वायर का लेंथ ऑफ वायर ऑफ सेकेंड रिप्लेस जब किए तो उसका बैलेंस पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो हमको नहीं पता है। लेट्स दिस इज L। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपको क्या चाहिए, आपको L चाहिए, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली 1.5 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट इज 36 बाय L। तो यहाँ से आपका होपफुली L का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2/5। तो 2/5 सिंपल सा बात है कि 2/5 डिवाइडेड बाय 36 दैट इज 1/L। तो L क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा 36 से तो 18, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3/2, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, बस कैलकुलेशन एरर है 12, तो ये पे आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्वेश्चन। और ये आपको AC सोर्स दे दिया हुआ है, AC सोर्स से कनेक्ट किया गया है और सबका अपना अपना वोल्टेज है। ये आपको -L di/dt है, यानी इंडक्टर है। ये आपको सिंपल सा बात है कैपेसिटर है, कैपेसिटिव सर्किट है। और ये आपका दिया हुआ है रेजिस्टिव सर्किट। तो ये सारे का वोल्टेज अलग अलग है, यानी कि ये जो इंडक्टर है उसका वोल्टेज आपको 40 दिया हुआ है, ये कैपेसिटर है उसका आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, और ये जो रेजिस्टिव सर्किट है उसका आपको 40 वोल्ट दे दिया हुआ है। तो आइए इसका हम इम्पीडेंस निकालते हैं। तो इम्पीडेंस बहुत ही इजी चीज है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं पहले, ये आपको एम्पलीट्यूड ऑफ करंट दिया हुआ है, जो कि आपको क्या दिया हुआ है 10√2। तो यहां से हम पहले निकाल लेते हैं RMS करंट, IRMS। तो RMS के बारे में हम हमेशा बताते हैं कि जो मैक्सिमम करंट है I0 डिवाइडेड बाय √2 होता है, और I0 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 10√2 डिवाइडेड बाय √2, सो यू विल फाइंड दैट इज 10 एम्पियर, यानी इतना करंट का एम्पियर आपको मिल गया। लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस के लिए हम ऐसा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो सपोज दैट इम्पीडेंस, यहाँ का इम्पीडेंस क्या है, वही जो रेजिस्टेंस हम यूज करते हैं, जैसा कि V बराबर IR के वजह से। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, R चाहिए। R को Z से डिनोट करते हैं, इम्पीडेंस को हमेशा Z से डिनोट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है V बराबर IR है, तो R को हम यहाँ से Z से, तो Z का वैल्यू क्या आ जाता है V/I। तो ये आपको चाहिए। करंट तो आपका निकल गया, वो कितना निकला 10 एम्पियर का करंट है। अब आपको V का वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखिए, जब हम यूज करते थे तो सारा का रेजिस्टेंस यूज करते थे, जैसे कि R दिया हुआ होता है तो R का रेजिस्टेंस यूज करते थे, कैपेसिटर है तो उसका कैपेसिटेंस यूज करते थे, इंडक्टर है तो उसका इंडक्टेंस यूज करते थे। लेकिन अब आपको सारा वोल्ट के टर्म में इस बार दिया हुआ है, यानी कि सारे को एक ही टर्म में दे दिया हुआ है, यानी ये 40 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये आपको ये भी 40 वोल्ट दिया हुआ है होपफुली। अब आइए, अब आपको क्या चाहिए इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस हम एक एक करके इसका निकालते हैं। इम्पीडेंस तो इसमें निकालेंगे, तो इम्पीडेंस क्या चाहिए V/I का रेशियो। तो इस बार आपको ओवरऑल V चाहिए, यानी कि V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये चाहिए इस बार। तो Z का वैल्यू आ जाएगा, Z क्या है, ये Z आपका है इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, LCR सर्किट। तो आपको क्या चाहिए, इम्पीडेंस चाहिए। तो करंट तो हम निकाल लिए, RMS करंट, तो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं। RMS करंट हमको पता चल गया है, तो हम होपफुली वहां से हम RMS वोल्टेज भी ले आए। ये तो आपको एग्जैक्ट वोल्टेज दिया हुआ है, हम अब निकालेंगे VRMS रूट मीन स्क्वायर।
तो कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम हर बार यूज करते हैं इम्पीडेंस के लिए, जब हम यूज करते थे एलसीआर सर्किट के लिए, तो एलसीआर सर्किट के लिए हम हमेशा यूज करते थे इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट के लिए हम हमेशा यूज करते थे Z दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, तो क्या यूज करते थे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो बड़ा रहे तो उसका हम क्या कर लेते थे स्क्वायर, तो होपफुली वही करेंगे, लेकिन इस बार हमको आरएमएस वोल्टेज चाहिए। तो वोल्टेज के टर्म में सारा आपको दे दिया हुआ है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एज वेल एज रिएक्टेंस, तो उसको हम यूज करके यहां से हम यूज करेंगे वोल्टेज। अब इसी को VRMS देते हैं। तो VRMS क्यों हम ऐसा लिखते हैं, क्योंकि आपको अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। सो इसका ग्राफ हम बताएं तो कुछ ऐसा होता है कि एक्स एक्सिस में इधर रेजिस्टेंस होता है, वाई एक्सिस में क्या होता है कैपेसिटेंस होता है, इसमें आप इंडक्टेंस रख लीजिए, और इधर होता है आपका कैपेसिटेंस। तो इसीलिए ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो ध्यान से देखिए, जब हम कहते हैं करंट लीड कर रहा है, कैपेसिटेंस लैग कर रहा है, तो उसका आप ग्राफिकल अप्रोच से आप बहुत क्लियर ही समझ पाइएगा। तो इधर क्या होता है, इधर आपका होता है रेजिस्टेंस, ये आपका होता है इंडक्टेंस, और ये आपका होता है कैपेसिटेंस। तो ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस आपको एक्स एक्सिस की तरफ दिख रहा होगा, इंडक्टेंस आपको क्या दिख रहा होगा, दैट इज वाई एक्सिस, एंड कैपेसिटेंस दैट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। सो इसका अगर हम क्या निकालें VRMS, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, और ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए सब्ट्रैक्ट करके हम क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है रिजल्टेंट। VRMS क्या होता है, वो एग्जैक्ट कभी नहीं होता है, वो हम क्या निकालते हैं एक रूट मीन स्क्वायर, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। तो करंट तो इसमें मैक्सिमम 10√2 है, लेकिन हम जो IRMS का करंट है वो क्या है 10 ओम आया, तो ऐसे ही हम VRMS यहां से निकाल लेंगे। तो होपफुली क्या आएगा, तो क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू समझ लीजिए 40 वोल्ट का स्क्वायर। अब इसका क्या है, अब ये चीज का यूज नहीं होता है, ये तब होता है जब कैपेसिटेंस आपको दिया हुआ है, तो इसको आप हटा दीजिए। तो आप ऐसा समझिए कि इसको हम फिर से इस फॉर्मूले को एक बार क्रिएट करते हैं। आप इसका रखिएगा कि 10 एम्पियर आपका आ गया, इसमें करंट जो है 10 एम्पियर, और करंट कौन सा है RMS करंट। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, VR स्क्वायर प्लस VL का मतलब इंडक्टेंस का, माइनस VC का मतलब कैपेसिटेंस का स्क्वायर। तो अब आपके लिए इजी हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस के पास कितना आपको वोल्टेज दिया हुआ है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, तो ये आपको दिया हुआ है 40, तो 40 का स्क्वायर। अब इंडक्टेंस के पास 40, तो 40 माइनस C फॉर कैपेसिटेंस। और क्यों घटाते हैं ये आपको इस ग्राफ से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं, और लास्ट में परपेंडिकुलर के क्यों करते हैं, क्योंकि ये दोनों घट के, तो आप ऐसा समझिए कि ये आपका आ जाएगा VL माइनस VC, और जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं। तो ये आपको क्लियर यहाँ से विजन आपको दिख रहा होगा कि इसमें हम ये मेथड क्यों यूज करते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो यहाँ से आपका स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या 40 का स्क्वायर प्लस 40 माइनस 10 दैट इज 30 का स्क्वायर। सो यहाँ से आपका आ जाएगा 50 वोल्ट, यानी कि VRMS का वैल्यू आपका क्या आ गया 50 वोल्ट।
तो VRMS आ गया, IRMS आ गया, तो अब आपको इम्पीडेंस तो आ ही जाएगा ना। तो अब इम्पीडेंस अब लाना आसान है। तो होपफुली आप ये समझिए इस ग्राफ को, मेन इसका जो ग्राफ वाला अप्रोच हम बताएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हमेशा याद रखेंगे। लैक लीड के केस में भी ये आपको इधर रेजिस्टेंस होता है, इधर L फॉर इंडक्टेंस, और इधर होता है आपका नीचे आपका होता है C फॉर कैपेसिटेंस। तो हम यूज क्या किए, ये आपका आ जाएगा VL माइनस VC, और ये आपका आ गया। तो इसीलिए दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब परपेंडिकुलर दो वेक्टर होता है तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर जब भी हम निकालते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आपका आ जाता है रिजल्टेंट A और B का, तब जब आपस में दोनों परपेंडिकुलर हो। तो आपस में परपेंडिकुलर था तो इसका रिजल्टेंट निकाल ले 50। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको अब इम्पीडेंस निकालना, V बराबर IR, आपको हर चीज पता है। अब ये प्रॉब्लम कुछ नहीं रहा, मेन आपको ये समझना था। तो जैसा कि V बराबर IR आपको आता है, तो इसमें V RMS आपको पता है, IRMS आपको पता है, R को Z ले लीजिए, यही आपका R रेजिस्टेंस, यही आपका होता है इम्पीडेंस। तो यही निकालना है। VRMS का वैल्यू दैट इज 50 वोल्ट, और यहाँ IRMS का वैल्यू दैट इज 10 एम्पियर, और यहाँ R जिसको इम्पीडेंस, इसको Z से भी डिनोट कभी किया जाता है, Z से भी इम्पीडेंस को, तो R लिखिए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपल सा 10, तो यहाँ पे 5 ओम आपका क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस 5 ओम आ जाएगा। सो होपफुली दिस इज द नोट ए मॉडरेट लेवल, मॉडरेट टू टफ लेवल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। इसमें कुछ भी बस कंसेप्ट आपको सीखना था। डाइपोल वाला प्रॉब्लम है, तो ए डाइपोल इज प्लेस्ड। अब डाइपोल प्लेस्ड है तो इसके बीच का लेंथ आप 12 ले लीजिए, बीच में कहीं ओरिजिन ले लीजिए, तो ओरिजिन से इधर L लेंथ, एग्जैक्टली इधर भी L लेंथ रहेगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दे दिया हुआ है जो कि इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस जब हम राइट साइड जाएंगे, यानी ये हम जब राइट साइड इसमें शिफ्ट होंगे, राइट साइड, तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, मतलब डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा राइट जाने पे या इधर लेफ्ट जाने पे। तो सिंपल सा बात है कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के या कोई भी फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़िए ना, कोई भी फील्ड के आप डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि अगर कोई बॉल, ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना था इसमें। जैसे इधर बॉल है, जब ये फ्री फॉल कर रहा है और नीचे इस पॉइंट पे पहुंचेगा h हाइट को लूज करके, तो क्या हो रहा है, ये किधर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में जा रहा है, तो ये अपना पोटेंशियल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल है, इससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कोई भी फील्ड हो, नॉट ए इलेक्ट्रिक फील्ड, और हाँ कंजर्वेटिव फील्ड होना चाहिए, तो जब भी हम फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड भी अगर रहता तो भी जाते, तो क्या होता है, सिंपल सा बात है, एक बॉल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका पोटेंशियल, अगर h हाइट ये है, दिस इज द हाइट h,